हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर जो रहेगा यूके ट्रिपल एससी की वेरियस पोस्ट के लिए जिन्हों अभी वैकेंसी निकली है। जो पर्यावरण पर्यवेक्षण यानी कि एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र की जो पोस्ट निकली है उसके लिए ये प्रीवियस ईयर के पेपर को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपको एक बहुत अच्छी समझ बनेगी क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपको पता चलेगा, क्वेश्चन का पैटर्न है वो आपको पता चलेगा। क्योंकि ये पेपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये 28/6/2019 जो लास्ट पेपर हुआ है 28/6/2019 को, भाई ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड रहेगा। तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख लीजिए और अलग अलग पोस्ट के लिए चाहे वो लैब असिस्टेंट हो, एनवायरमेंटल यानी कि पर्यावरण पर्यवेक्षण हो, ये देखिए, और या फिर जो रेशम विभाग से जो रिलेटेड है अधीक्षक प्रदर्शन है ना, विकास निरीक्षक, तो ये सभी पोस्ट के लिए ये पेपर कंडक्ट कराया गया था। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं क्या क्या लेवल आया था हमारे क्वेश्चन का। एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे, उस पर डीप स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है विच फिश प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने कि विद्युत आवेश पैदा करने वाली मछली कौन सी है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर प्रेस्टिस, ऑप्शन बी टॉर्पिडो, सी प्रोपेटस, डी लेबियो। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कौन सी मछली प्रोड्यूस करती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो टॉर्पिडो फिश है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को प्रोड्यूस करती है। और इसका दूसरा नाम जो है होता है वो है क्रैम्प्ड फिश, इसका दूसरा नाम है, या इसको नम फिश के नाम से भी जाना जाता है। भाई इस मछली की जो प्रजाति होती है, ये जिस प्रजाति की मछली है ये क्या करती है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस करती है और लगभग 8 से लेकर 220 वोल्ट तक का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस कर सकती है ये, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज़, यानी कि अपनी प्रजाति के अनुसार ये 8 से लेकर 220 वोल्ट तक का विद्युत आवेश पैदा करने में सक्षम है टॉर्पिडो फिश। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। भाई ये क्वेश्चन को लास्ट तक देखना इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत अच्छी एक समझ बनेगी। जितने भी यूके ट्रिपल एससी की जो पोस्ट आई हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ पर्यावरण पर्यवेक्षण, भाई ये पहली बार इस तरीके की पोस्ट आई है पर्यावरण पर्यवेक्षण की। एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र की जो पोस्ट है यूके ट्रिपल एससी ने, प्रीवियस कोई भी इसका ऐसा पेपर नहीं है। तो ये जो पेपर फॉर्मेट है ये आपको समझने में कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 12th स्टैंडर्ड से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखना भाई, 12th स्टैंडर्ड से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के लेवल पता चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो का। तो क्वेश्चन 2 देखते हैं, निम्न में से कौन सा सबसे प्रबलतम अम्ल है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? HCOH, CH3COOH, CH3CH, COOH। तो कौन सा इनमें से प्रबलतम है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HCOOH। अब ये क्या है भाई, इसका जो नाम है वो किस नाम से जानते हैं इसको? फॉर्मिक एसिड। ये आप सभी लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 12th क्लास में कि फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCOOH। तो देखिए सभी एसिड्स के पीछे क्या लगा हुआ है, ध्यान देना, सभी एसिड्स के पीछे क्या कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? COOH ग्रुप लगा हुआ है। और इसको हम, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर बात क्लियर हुई? तो ये कौन सा है? ए क्या है? सबसे प्रबलतम यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। CH3COOH को हम क्या बोलते हैं भाई? एसिटिक एसिड। CH3COOH को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? एसिटिक एसिड, जिसे विनेगर यानी कि जो सिरका होता है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में सिरका जो है एसिटिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। बात करें अगर ऑप्शन नंबर सी की, CH3CH, ये क्या है? तो इसको जो IUPAC नेम है प्रोपोनिक एसिड बोलते हैं इसको। लास्ट में क्या लगा हुआ है यहाँ पर? कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। बात क्लियर हुई? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, किस प्रजाति का जीनोम होता है? जीनोम इज ए स्पीसीज ऑफ। जीनोम किस चीज़ की एक स्पीसीज है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र के हैप्लॉइड सेट में निहित आनुवंशिक जानकारी जो होती है वो क्या कहलाता है? किसी भी प्रजाति का जीनोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आया है हमारे पास 4। क्वेश्चन 4 बोलता है इन बर्ड्स साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय। पक्षियों में ध्वनि उत्पन्न होती है किसकी वजह से? वायुकोश द्वारा, बी ट्रैकिया द्वारा, सी लैरिक्सिन्स द्वारा, या डी सिरिकिन्स द्वारा। तो पक्षियों में जो साउंड प्रोड्यूस होती है बर्ड्स में, तो वो होती है साइरेनिक्स के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सिरिनिक्स के द्वारा होती है। और सिरिनिक्स क्या होता है? ये पक्षियों का वोकल ऑर्गन होता है। सिरिनिक्स इज ए वोकल ऑर्गन ऑफ बर्ड्स, यानी कि जहां से पक्षियों की आवाज़ निकलती है, यानी कि जो साउंड होती है वो
किस वोकल ऑर्गन से होके जाती है, सिनिक्स से जाती है और यहीं से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये एक कंठ ग्रंथ है पक्षियों का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेल स्थिरांक का मात्रक है। द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर -1, ओम -1, सेंटीमीटर -1, ओम -1 सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर है द यूनिट ऑफ सेल स्थिरांक इज सेंटीमीटर, सेंटीमीटर -1। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, साइंटिफिक नेम ऑफ बाथ स्पॉन्ज। बाथ स्पंज का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं भाई, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहीं से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है एनवायरमेंटल पर्यवेक्षण के लिए या एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए, और वेरियस जितनी भी पोस्ट हमने डिस्कस की थी नोटिफिकेशन में UKSSC की, तो इसी तरीके का पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। इन पेपर का रिविजन करना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन का लेवल को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पर वापस आते हैं। बाथ स्पंज का वैज्ञानिक नाम है स्पॉन्गिला, यूस्पॉन्जिया, डी ल्यूकोसिलिया या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है जो साइंटिफिक नेम है बाथ स्पंज का, तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, स्पॉन्गिला। स्पॉन्गिला जो है वैज्ञानिक नाम है बाथ स्पंज का। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट RBC फाउंड इन एनिमल। स्तनधारियों में सबसे छोटी RBC पाई जाती है, मैन में पाई जाती है, मस्क डियर, डॉग या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है कस्तूरी मृग में जो है सबसे छोटी RBC मीन्स रेड ब्लड कार्पसल्स। किस चीज़ में मौजूद होता है, ये हमारे ब्लड में मौजूद होता है। दो तरीके की सेल पाई जाती है, RBC एंड WBC। ओके, वाइट ब्लड कार्पसल्स एंड रेड ब्लड कार्पसल्स। तो यहाँ पर जो RBC फाउंड की जाती है स्तनधारी में, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी RBC मस्क डियर में यानी कि कस्तूरी मृग में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ब्यूरेट टेस्ट। निम्न में से कौन सा यौगिक ब्यूरेट परीक्षण नहीं देता है। कार्बोहाइड्रेट्स, नायलॉन 66, नेचुरल रबर या फिर प्रोटीन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्यूरेट टेस्ट है क्या। तो ब्यूरेट टेस्ट एक प्रकार का केमिकल टेस्ट होता है। ये एक प्रकार का केमिकल टेस्ट है जिसमें हम किस चीज़ का परीक्षण करते हैं, इसमें हम परीक्षण करते हैं प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। बात क्लियर हुई। ब्यूरेट टेस्ट एक प्रकार का केमिकल टेस्ट है जो परीक्षण किया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड्स की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए। अब आप पूछेंगे या सोचेंगे या समझेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड बता देते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं आपके, कोवैलेंट्स बॉन्ड आर नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड्स। और एक्सप्लेन करें अगर इसको, कोवैलेंट बॉन्ड को, जब दो कोई भी डिफरेंट ग्रुप आपस में कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ले लीजिए आप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दूसरा ग्रुप हो गया अमीनो ग्रुप। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा तो वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड कह सकते हैं। और इसी का पता लगाने के लिए हम ब्यूरेट टेस्ट करते हैं। तो इनमें से जो ब्यूरेट टेस्ट में यूज़ नहीं होता, तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, डेट इज ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द साइट ऑफ ग्लाइकोसिस इन ए सेल इज। कोशिका में ग्लाइकोलिसिस होता है न्यूक्लियस में, राइबोसोम्स में, साइटोप्लाज्म में या फिर क्रोमोसोम्स मतलब गुणसूत्र, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, राइबोसोम्स केंद्रक मीन्स न्यूक्लियस। तो कोशिका में ग्लाइकोसिस होता है, करेक्ट आंसर है साइटोप्लाज्म में। सी इज द राइट आंसर। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक तरीके का गाढ़ा सॉल्यूशन होता है जो कोशिकाओं में पाया जाता है, सेल्स में पाया जाता है। एक थिक सॉल्यूशन होता है। किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ये वाटर से मिलकर बना होता है, सॉल्ट से मिलकर बना होता है और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो इन सभी चीज़ों से मिलकर जो गाढ़ा और थिक सॉल्यूशन पाया जाता है सेल्स में, हमारी कोशिकाओं में, वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ कॉज स्लीपिंग सिकनेस। निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ निद्रा रोग का कारण है। अमीबा, ओपेलाइना, प्लाज्मोडियम, ट्राइपोसोनोमा। तो स्लीपिंग सिकनेस जो है एक प्रकार की बीमारी होती है जो अफ्रीका में ज़्यादा पाई जाती है।
अफ्रीका में जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये बीमारी पाई जाती है, स्लीपिंग सिकनेस। इसमें क्या होता है, फीवर रहता है बच्चों को, इरिटेशंस रहती है, ईचिंग रहती है, इस प्रकार के सिम्टम्स ये शो होता है। तो ये किस की वजह से होता है, किस प्रोटोजोआ की वजह से होता है? ऑप्शन नंबर डी, ट्राइपेनोसोमा, और इसका पूरा नाम अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा हो, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में हम 12th में कई बार रिपीट होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। इफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव मटीरियल इज 40 डेज देन द एवरेज लाइफ विल बी। यदि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 40 हो तो उसकी औसत आयु होगी। तो भाई इसके लिए एक सिंपल सा एक फॉर्मूला आता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है आप आंसर आराम से दे सकते हैं। फॉर्मूला है टी, यानी कि एवरेज लाइफ निकालने के लिए टी इज इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ। टी हाफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और कैपिटल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरेज लाइफ। तो यहाँ से हम एवरेज लाइफ निकाल सकते हैं 1.44 इंटू टी हाफ, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव। तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो 1.44। टी हाफ आपको गिवन है कितना है? 40 डेज दिया गया है। 1.44 इंटू 40 कितना आएगा निकल के? 57.6 डेज। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बात क्लियर हो गई। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए किसी भी रेडियो एक्टिव मटीरियल की एवरेज औसत आयु निकालने के लिए। फॉर्मूला है 1.44 इंटू टी हाफ। टी हाफ इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया था। 40 मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1.44 से, वैल्यू निकल के आई 57.6 एंड इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज किसने की थी? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस जो मैंने वीडियोस डिस्कस किए हैं लैब असिस्टेंट के लिए, उसमें क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को दे चुका हूं और समझा भी चुका हूं। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन नंबर ए, बल्बयानी। तो वहां पूछा गया था कि बल्बयानी ने क्या डिस्कवर किया है, तो दैट इज क्रोमोसोम्स, पॉलीटीन क्रोमोसोम। इसको मैंने डिटेल में भी आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सेंट्रल सिल्क टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन। देखिए सिल्क वाली वैकेंसी जो थी तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। बात करें अगर एनवायरमेंटल पर्यवेक्षण, तो वहाँ से एनवायरमेंट यानी कि केमिस्ट्री से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखना केमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आएंगे, एटमॉस्फेयर वाले पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि पर्यावरण पर्यवेक्षण की बात की जा रही है। यहाँ वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। केंद्रीय रेशम तकनीक अनुसंधान स्थित है, तो ये स्थित है भाई ऑप्शन नंबर रायपुर, बेंगलुरु। बी इज द राइट आंसर, बेंगलोर में स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न हाइड्राइड्स के अम्लीय प्रबलता का घटता क्रम क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग हाइड्रेट्स। तो ये हाइड्रेट्स दिए गए हैं, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, H2TE, H2SE, H2S और H2O। तो ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है। बात क्लियर? इट इज़ अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एन इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर साइनोबैक्टीरिया इज यूज्ड एज द क्रॉप ऑफ। एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक साइनोबैक्टीरिया किस फसल में प्रयुक्त किया जाता है, ये आपको बताना है। गेहूं में, गन्ने में, मक्का में या फिर धान पैडी में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15 के लिए। जो इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर है साइनोबैक्टीरिया, ये यूज़ किया जाता है धान की फसल में। और ये साइनोबैक्टीरिया जो है इसका यूज़ जो है बायो फर्टिलाइज़र में क्या है इसका रोल, कि ये जितने भी हमारे सोलर एनर्जी होती है, जो सोलर एनर्जी है, सन से मिलने वाली सोलर एनर्जी है, उसको कन्वर्ट करने का काम करता है बायोमास में। तो ये साइनोबैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट रोल है कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है बायोमास में। और जैसे CO2, वाटर और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनका इस्तेमाल करके। क्लियर हुई बात? पैडी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, धान की फसल में बायो फर्टिलाइजर साइनोबैक्टीरिया का। तो आज हमने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इस पेपर से। रिमेनिंग 20 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन जो इस पेपर के बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आ गई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आगे इसी तरह से प्रिपरेशन करेंगे, डिटेल्ड में भी जाएंगे। पहले हम क्वेश्चन पेपर के साथ स्टडी कर रहे हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ एनवायरमेंटल सुपरवाइजर। Thanks for watching this video. Thank you very much.